सादर जय जिनेंद्र और जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप मेरे नजरिए से देखें तो 2024 काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ जनवरी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहीं दूसरी तरफ 14 फरवरी को आबू धाबी में BAPS श्री स्वामीनारायण जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ। दोस्तों, ये दोनों ही इवेंट्स के इतने इंपॉर्टेंट थे और इतने शुभ थे कि जिसकी कोई जवाब या जो कोई मिसाल नहीं दे सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही इवेंट्स के बीच में कुछ ऐसा भी हुआ है जो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि भारत अपने आप को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी स्ट्रांग साबित कर पाया है। काफी बड़ी जीत हुई है। तो दोस्तों, आज इस पूरी वीडियो में हम उस इवेंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तीनों ही इवेंट्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, वो कौन सा कॉमन फैक्टर है जो ये तीनों इवेंट्स शेयर करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मैंने लास्ट वीडियो में मेरी रिसर्च बताई थी, वो रिसर्च अब जाकर के कैसे सही साबित हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको काफी अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, वीडियो पर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि बीच में काफी अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी कि 26 अक्टूबर 2023 को कतर की एक अदालत ने 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिसंबर महीने में इस फांसी की सजा को कम करके लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब उम्र कैद में बदल दिया गया था। और अभी सरप्राइजिंगली कुछ दिन पहले 12 फरवरी को इन 8 में से 7 अफसरों को आजाद करके भारत भी भेज दिया। मतलब 100 दिन के अंदर ही कतर जैसे देश में मौत की सजा पाए हुए इन 8 अफसरों को आजाद करके उनके वतन, उनके देश भारत भेज दिया। दोस्तों, इस इकलौते फैसले को इंडियन डिप्लोमेसी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है, और ये सबसे बड़ी जीत है भी। फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि भारत सरकार ने उस कतर के चंगुल से अपने 8 अफसरों को निकाला है जिस कतर के मंत्रियों ने नुपुर शर्मा के मामले में सबसे ज्यादा जहर उगला था। वो कतर जिसका अल जजीरा नाम का चैनल भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपोगेंडा चलाता है। वो कतर जिसने अपने यहाँ हुए फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान जाकिर नाइक, भारत के भगोड़े को स्पीकर के तौर पर मौका दिया था। अब ऐसे देश से अगर भारत सरकार अपने 8 अफसरों को, जिनको मौत की सजा मिल चुकी थी, ऐसे 8 अफसरों को अगर वापस बाहर निकाल कर ले आई है, तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। एक अरब देश जहां पर जासूसी के शक में मौत की सजा पाए हुए 8 गैर मुसलमानों को वापस ले आना किसी चमत्कार से भी कम नहीं है। दोस्तों, ये मामला अपने आप में इस बात की गवाही है कि पिछले 10 सालों में भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत हुई है। तो क्या किया है मोदी सरकार ने? क्योंकि रशिया से सस्ता तेल खरीदने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने यहाँ स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाते हैं। ऐसा क्या जादू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि पैलेस्टाइन जैसा देश भी अपने यहाँ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को देता है। और ये देखने के बावजूद इजराइल जैसा देश आज भी भारत को अपना सबसे बड़ा और पक्का दोस्त मानता है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, वेलकम टू इजराइल। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बदले हुए भारत की बात करेंगे। एक ऐसे बदले हुए भारत की जो वैसे तो एक तरफ सबका दोस्त है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई उससे पंगा लेता है तो वो उसको सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटता है। साथ ही साथ इस पूरी वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में रिसर्च करके ये बताया था कि वो कौन सी स्टेप्स हैं जिनको यूज करके हम कतर से हमारे नागरिकों को वापस ला सकते हैं, और एग्जैक्टली वही स्टेप्स यूज करके कतर से हमारे 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स, इंडियन नेवी ऑफिसर्स वापस आए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वहां से छूटे हुए खुद 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स भी कह रहे हैं। तो आप सुनिए। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. तो दोस्तों, ये बात है अगस्त 2020 की,
कतर की अल्डहरा नाम की कंपनी में काम करने वाले 8 एक्स इंडियन नेवी वेटरन्स को आधी रात को उन्हीं के घरों से कतर की खुफिया जांच एजेंसी गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, ये गिरफ्तारी इतनी गोपनीय और गुपचुप होती है कि 1 महीने तक किसी को भी इस बारे में कोई खबर नहीं लगती है। इनफैक्ट कतर में मौजूद इंडियन एम्बेसी को भी इस बारे में कोई खबर नहीं होती है, कोई हिंट तक नहीं होता है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की रिपोर्ट करने के बाद ये खबर छपती है, तब जाकर के सारा मामला सामने आता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कतर सरकार ने एक सबमरीन से जुड़े मामले में सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने के आरोप में 8 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया है। अक्टूबर 2022 में पहली बार गिरफ्तार किए हुए इन 8 ही एक्स नेवी वेटरन्स को कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाता है। इसके बाद गिरफ्तार किए हुए इन पूर्व ऑफिसर्स की सारे जो फैमिलीज होती हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं, वो सोशल मीडिया पर ये मामला उठाने लग जाते हैं। भारत सरकार भी इन गिरफ्तार 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स की मदद करने के लिए कतर की एक लॉ फर्म को हायर करती है और फिर नवंबर 2022 में कतर में मौजूद भारतीय राजदूत श्री दीपक मित्तल जी को वहां से हटाकर पीएमओ में एक स्पेशल ड्यूटी पर नियुक्त कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात जो सामने आई वो ये है कि कतर ने आज तक ऑफिशियली ये बात नहीं बताई है कि उन्होंने क्यों इन 8 एक्स नेवी वेटरन्स को गिरफ्तार किया था। जी हाँ, लेकिन अगर आप द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को सच माने तो कतर सरकार ने इटली की कंपनी को उनके लिए 2 सबमरीन बनाने का ठेका दिया था। ये ठेका बेहद सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल मिशन था। ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल था कि इसकी ऑफिशियल जानकारी किसी को भी नहीं थी। रिपोर्ट्स में आगे द फाइनेंशियल टाइम्स ने यह भी बताया है कि कतर को इस बात के सबूत मिले हैं कि ये 8 भारतीय नौसैनिक सबमरीन की सेल्फ कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो मेटा मटेरियल यूज होता है उसकी कॉन्फिडेंशियल जानकारी इजराइल को लीक कर रहे थे। दोस्तों, हालांकि कतर सरकार ने आज तक सामने से आकर इस बात को कबूल नहीं किया है कि उसने क्यों इन 8 एक्स नेवी वेटरन्स को गिरफ्तार किया, मगर जैसे ही ये सो कॉल्ड खबर सामने आई कि 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया है, अल्डहरा कंपनी के बाकी के बचे हुए 70 और भारतीय एम्प्लॉइज को भी तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ दिन बाद इसी कंपनी के सीईओ को भी गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। और इसके बाद भारत में मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा कि जब ओमान अपने आदमियों को इतनी जल्दी छुड़वा सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। और इसी बीच कतर की निचली अदालत में इन लोगों के ऊपर मामला चलता रहा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कोर्ट की ये सुनवाई इतनी कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट होती थी कि इस सुनवाई के दौरान किसी भी अन्य व्यक्ति को इस सुनवाई में शामिल होने नहीं दिया जाता था। जून 2023 तक इस मामले की दूसरी सुनवाई भी पूरी हो गई थी और अक्टूबर 2023 को इन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अफसरों को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। दोस्तों, अब तक की कहानी सुनकर आई एम श्योर आपको यही लग रहा होगा कि कितना सिंपल सा मामला है, लेकिन नहीं, ये मामला इतना सिंपल नहीं है क्योंकि मैंने आपको समराइज करके बताया है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरी ये वाली वीडियो कतर द अनटोल्ड स्टोरी जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने इस पूरे इवेंट की सारी चीजें डेट बाय डेट बताई है और कुछ जगहों पर तो मैंने टाइम भी बताया है। इस पूरी वीडियो में मैंने ये बताया है कि कैसे ट्विस्ट और टर्न्स आए थे इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर के, इस गिरफ्तारी के बाद। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरी इस वीडियो को जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही अक्टूबर 2023 में इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की सजाए मौत की खबर सामने आती है तो भारत में भूचाल आ जाता है, मगर भारत सरकार कतर सरकार को लेकर के कोई भी हार्श स्टेटमेंट नहीं देती है। इनफैक्ट समय समय पर भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी कहते रहे हैं कि हम उन लोगों की फांसी को रोकने के लिए और उन्हें वापस भारत लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट हम हर तरीके का लीगल और डिप्लोमेटिक रास्ता खोज रहे हैं। This is a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. I can only say, because their interests are foremost in our minds, I can only assure him we have been seized of the matter. Our ambassador, senior officials have been in continuous touch with the Qatari government on this. Our effort is obviously to ensure that they are not treated unfairly and that if the sooner we can bring them back home. So I assure you that they are very much, very strongly in our priorities. और फिर एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से ये 8 ही पूर्व नेवी के ऑफिसर्स फांसी की सजा को माफ करवा के क्लीन चिट लेकर के अपने वतन, अपने देश, अपने घर भारत वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि 1 दिसंबर को दुबई में हुई थी COP28 समिट। उस COP28 समिट में कतर के अमीर और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई थी।
इस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस मुलाकात का असर ये हुआ कि उसके 2 दिन बाद यानी कि 3 दिसंबर को भारतीय एम्बेसडर श्री विपुल जी को फिर से एक कॉन्सुलर एक्सेस मिल जाता है इन गिरफ्तार 8 ही अफसरों से मिलने के लिए। इसके बाद 7 दिसंबर को फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू होती है और 25 दिसंबर को इन 8 ही अफसरों की मौत की सजा को कम करके उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाता है। लेकिन फिर अचानक ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइजिंगली महज 45 दिन के बाद यानी कि 12 फरवरी को एक्स नेवी इंडियन ऑफिसर्स रिहा होकर अपने वतन भारत वापस आ जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही 8 अफसर्स की रिहाई की खबर सामने आई, सारा भारत शॉक्ड रह गया, क्योंकि सिर्फ 100 दिन पहले जहां जासूसी जैसे सीरियस मामले में मौत की सजा पाए 8 ऑफिसर्स की ना सिर्फ सजा माफ हुई बल्कि वो रिहा होकर अपने वतन भारत भी वापस लौट आए। यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही ये 8 अफसर वापस भारत आए, मुझे सुषमा स्वराज जी का वो ट्वीट याद आ गया कि आप चाहे जहां भी हो, हम आपको ढूंढकर वापस ले आएंगे। दोस्तों अगर आप मोदी सरकार के पिछले 10 सालों पर नजर डालें तो ऐसे 5 बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस याद आते हैं जब सरकार ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हुए भारतीयों को वहां से निकाला था। इनफैक्ट वो उन भारतीयों को सही सलामत वापस भारत भी लेकर आए थे। 2 साल पहले अचानक शुरू हुई रशिया यूक्रेन वॉर के बाद मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाकर वहां से 22,500 से भी ज्यादा भारतीयों को सकुशल बाहर निकाला था। इसी तरह 2023 में सूडान में ऑपरेशन कावेरी चलाकर मोदी सरकार ने वहां से 3800 से भी ज्यादा लोगों को बाहर निकाला था और सकुशल भारत लेकर के आए थे। 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर वहां से 1200 से भी ज्यादा लोगों को बाहर निकाला था। थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो 2015 में यमन में सरकार और हुती विद्रोहियों में जंग छिड़ी हुई थी और उस वक्त भी मोदी सरकार ने ऑपरेशन राहत चलाकर 5600 से भी ज्यादा लोगों को बाहर निकाला था। और अगर इसके भी थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो फरवरी 2019 में इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन जी की पाकिस्तान से वापसी भला कौन भूल पाया है, जब पाकिस्तान ने मोदी और मोदी सरकार के खौफ से बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे खुद ही अपनी ही मर्जी से अभिनंदन जी को सुरक्षित भारत में वापस भेज दिया था। जी हाँ दोस्तों, यही होता है परसेप्शन। मोदी सरकार का खौफ था इसलिए पाकिस्तान ने बिना मांगे अभिनंदन को खुद ही हमें सौंप दिया, वरना एक वक्त ऐसा भी था जब दिल्ली के बाजारों से लेकर देश भर के मंदिरों तक और मुंबई की लोकल ट्रेनों से लेकर के ताज होटल तक हमले होते रहे और हम कुछ भी ना कर पाए। लेकिन उरी में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के उस परसेप्शन को मोदी सरकार ने पूरी तरह से बदल के रख दिया कि तुम चाहे जो भी करो और हम कुछ भी नहीं करेंगे। माना कि गलवान के अंदर भी चाइना ने घात लगाकर हम पर हमला किया और हमारे कुछ भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन बदले की इस कार्रवाई में भारतीय सैनिकों ने चाइना के दर्जनों भर सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उससे उसे भी ये पता चल गया है कि ये भारत बहुत ही अलग भारत है जो उसकी किसी भी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों पुरानी सरकारों के ढुलमुल रवैये के विपरीत मोदी सरकार पूरी दुनिया को ये बताने में कामयाब रही है कि आप हमें ये बताने की कोशिश मत करो कि हमारा फायदा किसमें है और हमें क्या करना है। अगर हमें अपने लोगों की जरूरत के लिए रशिया से सस्ता तेल लेना होगा तो हम लेंगे। अगर हमें सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम के लिए इसराइल के विरुद्ध वोटिंग करनी पड़ी तो हम करेंगे, मगर समय आने पर यदि इसराइल के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप करनी पड़ी तो हम वो भी करेंगे। कोरोना काल में आगे बढ़कर 101 देशों को मुफ्त में वैक्सीन देंगे और G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर भी बनवाएंगे। छोटे देशों को बड़ा भाई बनकर दिखाएंगे और मालदीव जैसा कोई देश अगर गुंडा बनने की कोशिश करेगा तो उसे उसकी औकात भी बताएंगे। दोस्तों मोदी सरकार की इसी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर पॉलिसी का ही कमाल है कि पिछले 10 सालों में दुनिया भर के 13 देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। अच्छा, उसमें भी सबसे मजे की बात यह है कि विपक्ष भले ही प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमान विरोधी बताता हो, लेकिन मोदी के टाइम पर ही भारत सरकार के अरब देशों से सबसे अच्छे रिश्ते बने हैं। बहरीन से लेकर सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन तक हर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुका है। दोस्तों आपको याद होगा कि जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था या जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ था तो बहुत सारे ताकतवर देशों ने हाथ खड़े कर दिए थे, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर के समय पर। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर काफी सारे यूरोपियन देश और अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहे थे। तो जब
वॉर बढ़ने की बारी आई और अपने लोगों को निकालने का समय आया तो काफी सारे देशों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन भारत सरकार ने कभी भी अपने नागरिकों का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे समय पर डेडिकेटेड स्पेशल ऑपरेशंस चलाकर भारत सरकार ने न केवल भारतीयों को वहां से बाहर निकाला बल्कि दूसरे देशों के लोगों को भी सकुशल बाहर निकाला। दोस्तों, अब एक ऐसी बात जो आप नहीं जानते, आप क्या ज्यादातर लोग नहीं जानते, तो अब जान लीजिए। 71 की जंग को तो हम जानते ही हैं। हम ये भी जानते हैं कि 71 की जंग के बाद ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को बंधक बना लिया था। लेकिन इस जंग से रिलेटेड एक ऐसी बात है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, और वो बात यह है कि 71 की जंग में पाकिस्तान के 93,000 बंधक फौजी होने के बावजूद हम पाकिस्तान के कब्जे से अपने 54 कैदी नहीं निकाल पाए। हम अपने 54 कैदियों को छुड़ा नहीं पाए। जी हाँ, इस युद्ध के बाद हमने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को छोड़ा, उन्हें रिहा किया। इसके बदले में पाकिस्तान ने भी अपने कब्जे से कुछ भारतीय फौजियों को छोड़ा, लेकिन इन सब के बीच 54 फौजी ऐसे हैं जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। उनके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई सुराग नहीं है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये वो सैनिक हैं जो पाकिस्तानी सेना के कब्जे में चले गए थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने आज तक उनका पाकिस्तान में होना कबूल किया ही नहीं। दोस्तों, इन 54 फौजियों के घर वाले आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर उन्हें उनकी कोई खबर नहीं मिली। कितनी तकलीफ और कितने दुख की बात है ना कि भारत के पास पाकिस्तान के 93,000 फौजी बंधक थे और हमने हमारे एक एक आदमी का हिसाब किए बिना उनके उन 93,000 फौजियों को इतनी आसानी से जाने दिया, इतनी आसानी से रिहा कर दिया। और तो और उसके बाद के सालों में भी उन्हें वापस लाने के लिए कोई भी कोशिश या कोई भी प्रयास नहीं किया तब की सरकार ने। दोस्तों, बीबीसी की एक रिपोर्ट के हिसाब से 1974 से 1998 के बीच पाकिस्तान की जेलों से जो भारतीय कैदी छूटकर आए थे, जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जेलों में उस वक्त के कई फौजी तब भी वहीं पर बंद थे, मगर उन्हें भारत वापस नहीं लाया जा सका। दोस्तों, 1971 के युद्ध में गायब हुए इन 54 भारतीय फौजियों की कहानी मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि एक वक्त कैसे ताकतवर पोजीशन पर होने के बावजूद हमने हमारे लोगों को वापस लाने की कोशिश नहीं की। और फिर 2019 में एक वक्त ऐसा भी आया जब बिना मांगे ही खौफ के मारे पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत को सौंप दिया। फर्क साफ दिख रहा है, जहां एक तरफ पूरी दुनिया मान रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी डिनाइल मूड पर हैं। मुझे तो हंसी और रोना दोनों ही आ रहा है, क्योंकि जब इन 8 ऑफिसर्स की फांसी की सजा सामने आई तो हर कोई मोदी सरकार को कोसने लगा, उसे गाली देने लगा, उसकी गैरत को ललकारने लगा। लेकिन जब इन्हीं 8 ऑफिसर्स की फांसी की सजा माफ हुई और ये वापस अपने वतन भारत आए, तो यही लोग जो लोग कल तक गाली दे रहे थे, यही लोग आज अनजान लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खैर, इतना तो तय है कि आप हो, मैं हूं, कोई दूसरा इंसान हो या फिर कोई देश ही क्यों ना हो, जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते तब तक दूसरे भी ऐसा नहीं करते। एक देश के तौर पर आज हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एक मजबूत देश की तरह आज हम बिहेव कर रहे हैं, दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, तभी तो पूरी दुनिया भी हमें उसी इज्जत से देख रही है और वो इज्जत दे रही है। इसलिए मेरे दोस्त, कतर में जो हुआ उसे मामूली घटना मानकर भुला ना दिया जाए, क्योंकि यह एक ऐसे बदलते हुए भारत की आहट है जिसकी गूंज सदियों तक सुनी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।